तथाकथित किसानों के आंदोलन स्थल सिंधु बॉर्डर पर युवक की बेरहमी से हत्या का मामला आया सामने। युवक के हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटकाया गया। पुलिस जांच में जुटी। क्रूज शिप केस में आर्यन खान की जमानत की सुनवाई 20 अक्टूबर तक टल गई है। यह सुनवाई 14 अक्टूबर को मुंबई के सेशन कोर्ट में हुई थी। आर्यन को परिवार से भी मिलने की इजाजत नहीं। कोयले की कमी से दिल्ली समेत कई राज्यों में बिजली कटौती जारी। कोयला मंत्री ने कहा कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। बिजली संयंत्रों को नहीं होने दी जाएगी कोयले की कमी। आज देश भर में विजयादशमी की धूम है। कोरोना गाइडलाइंस को देखकर दशहरा मनाया जाएगा। पीएम मोदी आज राष्ट्र को 7 नई रक्षा कंपनियां समर्पित करेंगे। पिस्टल से लेकर फाइटर तक बनाएगी कंपनियां। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। विजयादशमी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, विजयादशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। 6वीं बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना भारत। भारी बहुमत से मिली जीत के लिए दुनिया को दिया धन्यवाद। कोवैक्सीन कोरोना टीके पर बड़ी खबर आई है। अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा सकेगा। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद कई दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ हुई है और कम से कम 150 अल्पसंख्यक परिवारों पर हमले हुए हैं। बाघंबरी मठ में फिर विवाद। नए महंत ने सलाहकार बोर्ड बनाने से किया इनकार। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर निहंगों ने एक युवक की हत्या कर दी। उसके हाथ पैर काट दिए। युवक की हत्या करने के बाद उसका शव सिंधु बॉर्डर पर जहां किसान प्रदर्शन कर रहे वहां टांग दिया। इस घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें से उन निहंगों का बयान वाला वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे कह रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर पर उस पापी युवक ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की। इस कारण फौज ने उसका हाथ और उसकी टांग काट दी है। निहंगों के अनुसार वह युवक रात के समय निहंगों के तंबू में आया था, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहब को उठाकर भागने लगा। सेवादारों ने उसे पकड़ लिया। युवक निहंग बनकर आया था। जब उसके कपड़े उतरवाए थे तो उसके केश नहीं थे। निहंगों ने उससे पूछा, तब वह बताने को राजी नहीं हुआ तो उसका हाथ और पैर काट दिया गया। इससे उसकी मौत हो गई। एक वीडियो और सामने आया है जिसमें युवक की मौत से पहले खून से लथपथ पड़ा है। मौत से पहले वह निहंगों से सिर कलम करने कह रहा है, लेकिन निहंग उससे कह रहे हैं कि तू तड़प तड़प कर मरेगा। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सेशन कोर्ट ने 7वें दिन भी राहत नहीं मिली। अब जेल की सलाखों में ही कुछ और दिन आर्यन को गुजारने होंगे। बताया जा रहा है कि अब जमानत पर 20 अक्टूबर को ही सुनवाई हो सकेगी, क्योंकि मंगलवार तक छुट्टी है। बता दें कि आर्यन को 8 अक्टूबर की सुबह में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इससे पहले 7 अक्टूबर को शाम को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन शाम 6 बजे के बाद जेल में एंट्री बंद होने से एनसीबी में अस्थायी जेल बनाकर 7 अक्टूबर की रात गुजारनी पड़ी थी। इसके बाद 8 अक्टूबर को, जिस दिन गौरी खान का जन्मदिन था, उसी दिन आर्यन को न्यायिक हिरासत में अर्थर रोड जेल में भेजा गया था। इस बार सेशन कोर्ट में सतीश मान शिंदे के साथ सलमान खान को हिट एंड रन केस में बरी करने वाले एडवोकेट अमित देसाई भी शामिल हुए और ये बड़ा फैसला शाहरुख खान के पक्ष में आया। 14 अक्टूबर को कोर्ट में सुबह 11 बजे के आसपास फिर से सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में एनसीबी की तरफ से दलीलें दी गई, जिसमें कहा गया कि ठोस सबूत के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एएसजी अनिल सिंह की तरफ से व्हाट्सएप चैट का भी हवाला दिया और कहा गया कि इसे कई नेटवर्क की जानकारी मिली है और आगे भी उस पर जांच करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीबी काफी जिम्मेदार जांच एजेंसी है, इसलिए कोई हमें समझाए नहीं कि कैसे जांच करनी चाहिए। देश भर में चल रहे कोयला संकट के चलते आए बिजली संकट से खलबली मची हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वीकार किया कि देश में कोयले की कमी हुई, लेकिन इसको जल्द सुधार लिया जाएगा। हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने करीब 8 घंटे तक छत्तीसगढ़ के कोरबा इलाके की कोयला खदानों का निरीक्षण करने के बाद यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद बाजार में तेजी से सुधार हुआ
हुआ है और इसी कड़ी में बिजली की भी मांग बढ़ी। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार पावर प्लांट्स को 1.9 मिलियन टन कोयला प्रतिदिन दे रही थी, लेकिन बुधवार को 2.08 मिलियन टन कोयले की सप्लाई की गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पावर प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक दिया जाएगा ताकि वहां कोई कमी ना हो। जोशी ने कहा कि देश में कोयले के उत्पादन में 20% वृद्धि होने के बावजूद यह संकट आया है। इसकी मुख्य वजह कोयले का आयात कम हुआ। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से आने वाले कोयले में 30% तक की कमी आई है। इस कारण इस तरह का संकट खड़ा हुआ है। इससे निपटने के लिए कोल इंडिया के अफसरों को उचित निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि देश में कोयले की जरूरत का 20% हिस्सा अकेले छत्तीसगढ़ से सप्लाई किया जाता है। कोल का शॉर्टेज बीच में थोड़ा शॉर्टेज तो हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। बारिश के कारण और इंटरनेशनल प्राइस अचानक ज़बरदस्त बढ़ गए। 60 रुपीज़ टन पर टन से 190 रुपीज़ टन हो गया। इसके कारण लगभग इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट थे उस लगभग अभी 15-20 दिन से लगभग बंद हो गया है, नहीं तो बहुत कम प्रोडक्शन कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इसके कारण हमारा जो कोल इंडिया और ओवरऑल डोमेस्टिक कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था और जो रेगुलर रेनफॉल होता है, बारिश होता है, उससे बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी कोल एरिया में हुआ था। इसके कारण थोड़ा कमियां तो हुआ था, लेकिन अभी बारिश कम हो गया है। हम कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है। ये इतिहास में दिस इज द एवर हाईएस्ट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कोल फ्रॉम yesterday. Stock has increased. That's also one of the point to be noted. मुझे लगता है अभी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जब सप्लाई करते जाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी स्टॉक बढ़ेगा। ऐसे कोई पैनिक ऐसे स्थिति बिल्कुल नहीं है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। दशहरा बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल इस त्योहार को पावन पर्व 15 अक्टूबर के दिन मनाया जा रहा है। लोग रावण दहन देखने को लेकर काफी उत्साहित होते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से कई जगहों पर सख्त गाइडलाइंस को जारी किया गया है। लेकिन मुंबई में रावण दहन को लेकर बीएमसी ने अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। हालांकि कई जगहों पर जोर शोर से दशहरे की तैयारी भी देखने को मिल रही है। भारत बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2022-2024 के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है और इससे सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम जारी रखने का संकल्प लिया। संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा ने भारत बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2022-24 के लिए पुनः निर्वाचित हुआ और इससे सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम जारी रखने का संकल्प लिया। संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए चुनाव किया, जिसका कार्यकाल जनवरी 2022 से शुरू होकर 3 साल की अवधि के लिए रहेगा। भारत के 193 सदस्य सभा में 183 मत प्राप्त हुए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारत 6वीं बार भारी बहुमत से यूएनएचआरसी के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हम सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने पीटीआई से कहा, मैं मानव अधिकार परिषद के चुनाव में भारत के लिए इस भारी समर्थन से बेहद प्रसन्न हूँ। यह हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र, बहुवाद और मौलिक अधिकारों की हमारी मजबूत जड़ों का जबरदस्त समर्थन है। इस जबरदस्त समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को धन्यवाद देते हैं।
आरएसएस के स्थापना दिवस और दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आतंकवाद और जनसंख्या वृद्धि पर कहा कि यह दोनों ही हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, वहां धारा 370 हटाने के बाद सामान्य जनता को अच्छे लाभ मिल रहे हैं, लेकिन घाटी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसे में आतंकियों का बंदोबस्त करना जरूरी है, चुन चुनकर उनको किनारे करना होगा। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी रखनी होगी। तालिबान फिर से खड़ा हो गया है, तालिबान बदला होगा, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं बदला है ना। इसी प्रकार चीन का रवैया हमारे प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए हमारे देश को अपनी तैयारी रखनी होगी। मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि पर कहा कि जनसंख्या दर में अंतर के कारण देश में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। कोवैक्सीन कोरोना टीके पर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा सकेगा। DCGI से इसकी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। वह भारतीय कोरोना टीका है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में लगभग 78% असरदार साबित हुई है। सरकार की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। उसके बाद ही बच्चों को टीका लगना शुरू होगा। भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में हिंदू धर्मावलंबियों की ओर से धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था। यहाँ खुशी और उत्सव का माहौल गुरुवार से पहले तक ही रहा। दरअसल पूजा के 9वें दिन एक फेसबुक पोस्ट के कारण पहले अफवाह और हिंसा भड़की, जिसका शिकार वहां रहने वाले हिंदू बने। हिंसा के बाद कई दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ हुई और कम से कम 150 अल्पसंख्यक परिवारों पर हमला हुए हैं। अधिकारियों ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बता दें कि मामला बांग्लादेश के कोमिला जिले का है, जहां पूजा पंडाल में कुरान के कथित अपमान की अफवाह के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने कई हिंदू मंदिरों, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ के संबंध में दर्ज मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में स्थानीय समुदाय के नेताओं का कहना है कि क्षेत्र में पहली बार इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश की 14.9 करोड़ की आबादी में करीब 8.5% हिंदू हैं। कोमिला जिला समेत वहां के कई और जिलों में हिंदू समुदाय के लोग की बड़ी आबादी है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि प्रयागराज के बागंबरी मठ में एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। नरेंद्र गिरी की वसीयत के आधार पर नए महंत बनाए गए बलबीर गिरी ने मठ में सलाहकार बोर्ड बनाए जाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी ने उनके नाम की वसीयत लिखी है, इसलिए उनको सलाहकार बोर्ड की जरूरत नहीं है। उन्होंने सुपर एडवाइजरी बोर्ड के लिए बनाए गए कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उनके इनकार के बाद मठ के पंच परमेश्वर और अन्य संतों में गुस्सा भर गया है। संत चाहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले एडवाइजरी बोर्ड से सलाह मशवरा कर लिया जाए। इसके लिए दबाव बना रहे लोगों से महंत बलबीर गिरी ने 2 टूक कह दिया है कि मेरे नाम की वसीयत है, इसलिए मैं मठ का उत्तराधिकारी हूँ। गुरुजी ने मुझे इस पद के लायक समझा, इस कारण मुझे पद दिया है, इसीलिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं है।